कुंभ में बोलने के लिए पहुंच चुके हैं मंच पर सीएम योगी। अपना योग्य मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए यहां पर उपस्थित माननीय दत्ता जी, माननीय सुनील अंबेडकर जी, माननीय वह महाजन जी, विचार परिवार से जुड़े हुए सभी अन्य महानुभाव और देश के विभिन्न प्रांतों से यहां पर उपस्थित हमारे युवा मित्रों, मैं आप सबका प्रदेश की राजधानी में हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबने यहां पर आकर इस भीषण शीतलहरी में भी कुंभ की ऊर्जा के माध्यम से देश को अपनी ऊर्जा से ओतप्रोत करने के लिए आप सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबका हृदय से इस पूरे आयोजन में स्वागत करता हूं। मित्रों, जब हम लोग कुंभ की बात कर रहे थे कि 5 स्थानों में वैचारिक कुंभ हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और यह इसलिए भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मुझे याद है 2015-16 में जब नासिक, त्र्यंबकेश्वर में और उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ का आयोजन हुआ था, तो उस समय दुनिया के कुछ लोगों ने इसके बारे में कुछ दुष्प्रचार करने का प्रयास किया था। इस दुष्प्रचार का शिकार हमारा यह समाज पहली बार नहीं, विगत सैकड़ों वर्षों से इस दुष्प्रचार का शिकार होता रहा है। ये वही दुष्प्रचार है जिसने भारत की मूल जाति को ये कह करके हमको ये बताने का प्रयास किया कि आर्य भारत के नहीं बल्कि बाहर से आए हुए आक्रांता हैं। जिन लोगों ने हमारी भारत की सनातन परंपरा से जुड़े हुए महापुरुषों को, भारत के मानबिंदुओं को, भारत की परंपरा को सदैव लांछित और अपमानित करने का प्रयास किया, उन्हें नजरअंदाज करने का प्रयास किया, जिन लोगों ने हमें ये बताने का प्रयास किया कि ये देश हमारा नहीं है, हम तो बाहर से आए हैं, वही लोग हमारे इन पर्व और त्योहारों के बारे में भी किस प्रकार का दुष्प्रचार करते थे। कहते थे, मैंने कुछ उस समय की पश्चिम की पत्रिकाओं को देखा था जिसमें इस प्रकार के आलेख थे कि कुंभ का आयोजन पर्यावरण विरोधी है, कुंभ का आयोजन महिला विरोधी है, कुंभ का आयोजन सामाजिक विद्वेष को बढ़ावा देने वाला है, कुंभ का आयोजन युवा विरोधी है। और मैं धन्यवाद दूंगा अपने विचार परिवार को जिन्होंने एक प्रेरणा देकर के 5 स्थानों पर उन्हीं मुद्दों को लेकर के वैचारिक कुंभ का आयोजन किया, जिसमें पहला कुंभ काशी की धरती पर हुआ था, भगवान भोलेनाथ विश्वनाथ जी की धरती पर पर्यावरण कुंभ का आयोजन। और मित्रों, मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, मैं कल ही काशी की धरती से आया हूं। मैं कह सकता हूं कि लगभग 50 आजादी के बाद का यह पहला कुंभ होगा जिसमें गंगा में विशुद्ध जल आने वाले सभी श्रद्धालुओं को गंगा में प्राप्त होगा। आखिर हमारा आयोजन कहां से पर्यावरण विरोधी है, यह प्रश्न उठना चाहिए। भारतीय संस्कृति से बढ़कर के पर्यावरण का हितैषी कौन होगा? हमने केवल मनुष्य को ही नहीं,
केवल जीवों को ही नहीं, केवल जंतुओं को ही नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण की बात जिसके मन में निहित हो, जिसको अपने संस्कारों में प्राप्त हुआ हो, उस भारतीय समाज के बारे में, उसके पर्व और उसके त्योहारों के बारे में कोई कहे कि पर्यावरण विरोधी है, मुझे लगता है वास्तविकता को छुटलाने जैसा है। और यह दुस्साहसिक प्रयास भी कुछ लोगों ने किया था कि कुंभ का आयोजन पर्यावरण विरोधी है। और यह पहला आयोजन इसलिए पर्यावरण कुंभ का काशी की धरती पर संपन्न हुआ। दूसरा कुंभ नारी सशक्तिकरण से चला, वृंदावन की धरती पर यह आयोजन की पूरी भव्यता के साथ संपन्न हुआ। नारी शक्ति का प्रतीक, नारी के प्रति सम्मान का भाव भारतीय समाज से बढ़कर के कहां मिल सकता है। हमने किसी भी पवित्र वस्तु को मां का संबोधन किया, इस धरती को मां माना, माता भूमि पुत्रोहम प्रतिज्ञा का भाव। सबसे पवित्र नदी को गंगा मैया के रूप में हमने उसको पुकारा, गौ माता के रूप में हमने संबोधन किया। और कौन सा ऐसा पवित्र संबोधन हो जिसको मां के रूप में संबोधित न किया हो भारतीय समाज ने, दुनिया के अंदर कहीं देखने को मिलेगा? तो कहां से नारी का विरोधी हो सकता है? हमारे आयोजन कहां से नारी गरिमा के विरोध हो सकते हैं? लेकिन यह भी दुष्प्रचार करने का प्रयास किया गया। ये भी कहने का प्रयास हुआ कि कुंभ का यह आयोजन दलित विरोधी है। 12 से 15 करोड़ लोग कुंभ के आयोजन में आएंगे। न जाति का, न मत का, न मजहब का, न संप्रदाय का, न क्षेत्र का, न भाषा का, किसी प्रकार का भेद नहीं, कोई आमंत्रण नहीं, स्वतःस्फूर्त भाव के साथ पूरा देश और पूरी दुनिया का हर श्रद्धालु प्रयागराज की धरती पर आता है। कौन सा भेद है? कहां पर यह भेद है? और इसीलिए समरसता की प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में हमारा सामाजिक समरसता से जुड़ा हुआ कुंभ का आयोजन भी अयोध्या में अभी हाल ही में संपन्न हुआ। और आज चौथा वैचारिक कुंभ युवा कुंभ के रूप में यहां पर है। भारत की इस युवा ऊर्जा का प्रतीक, दुनिया का सबसे युवा देश भारत, और ये युवा शक्ति केवल देश में ही नहीं, दुनिया में जहां कहीं गई वहां पर अपनी ऊर्जा का और अपनी प्रतिभा का लोहा बना करके रही है। और इस ऊर्जा, इस प्रतिभा का उपयोग हम राष्ट्र निर्माण के प्रवर्तमान अभियान में लगा सकें। इस दृष्टि से इस युवा कुंभ की उपयोगिता आज के परिप्रेक्ष्य में किस रूप में हो सकती है, इसको लेकर के आज का चतुर्थ वैचारिक कुंभ प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसलिए महत्वपूर्ण है। अगर दुनिया का सबसे युवा देश भारत है तो देश का सबसे युवा प्रदेश उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक युवा देश का उत्तर प्रदेश के अंदर है। इन युवाओं के बारे में विगत 1.5 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने और 4.5 वर्ष के दौरान केंद्र में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने जो कार्य किए, जो कार्यक्रम चलाए, चाहे वह प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट का रहा हो, चाहे वह प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप स्टार्टअप हो, या मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया के माध्यम से इन युवाओं को आगे बढ़ने के लिए एक मंच देने का कार्य रहा हो, और चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहे वर्तमान की वे अभियान जो उत्तर प्रदेश के युवाओं को सम्मानजनक ढंग से अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा के अनुसार उन्हें सम्मान दे सके, उस प्रकार का कार्यक्रम विगत 1.5 वर्ष के दौरान 1 लाख से अधिक युवाओं को हमने प्रदेश सरकार में सम्मानजनक ढंग से नौकरियां उपलब्ध कराई हैं। और यही नहीं, वर्तमान में 69,000 शिक्षकों की भर्ती और 50,000 पुलिस में भर्ती की कार्रवाई हमारी चल रही है, जिसे हम लोग 2019 के प्रारंभिक माह में ही पूरा कर लेंगे।
प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट में अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 5 लाख से अधिक युवाओं को सम्मानजनक ढंग से उन्हें स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने का जो कार्यक्रम रहा है, प्रदेश के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की इस अभिनव योजना में आगामी 5 वर्ष में 20 लाख युवाओं को स्वावलंबन की ओर अग्रसर करना, या फिर प्रदेश में निवेश अनुकूल वातावरण बना करके लाखों नौजवानों को सम्मानजनक ढंग से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना, यह कार्यक्रम जहां चल रहा है, लेकिन उसके साथ ही हम अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति के साथ भी जुड़े हैं। याद रखना, अतीत से भटका व्यक्ति वर्तमान का त्रिशंकु होता है। त्रिशंकु का कोई लक्ष्य नहीं होता, भटकता रहता है, और हमारा युवा त्रिशंकु नहीं हो सकता। उसका एक निश्चित उद्देश्य होगा, एक सुनिश्चित लक्ष्य को ध्यान में रख करके कार्य कर रहा होगा, और उस भाव को लेकर के इस वैचारिक कुंभ को युवा कुंभ के रूप में हमने देश के सबसे युवा राज्य, सर्वाधिक युवाओं वाला राज्य उत्तर प्रदेश में चतुर्थ वैचारिक कुंभ का आयोजन आज यहां पर यह संपन्न हो रहा है। और साथ ही साथ 5वां वैचारिक कुंभ प्रयागराज की ही धरती पर होगा 30 जनवरी को, समरसता का वह कुंभ, जिसमें देश के पूज्य सभी पंथों के धर्माचार्य एक मंच पर एक साथ एकत्र होकर के उस वैचारिक कुंभ के माध्यम से भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा का घोष एक साथ दोहराएंगे, और उस बात को लेकर के प्रयागराज की धरती पर ये कार्यक्रम होंगे। आज जब हम लोग इन 5 वैचारिक कुंभों के साथ इस युवा कुंभ में विचार करने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं, बहुत सारी चीजें हम सबके सामने होंगी, बहुत सारी बातें होंगी, और मुझे लगता है कि कुंभ का जो आयोजन है, वास्तव में कुंभ का जो शाब्दिक अर्थ है, पहली बार यह अवसर हम सबको प्राप्त होगा कि भारत की हजारों वर्षों की इस परंपरा को दुनिया में मान्यता दी है। यह पहला कुंभ है जब यूनेस्को ने कुंभ के इस आयोजन को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता देकर के दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन के रूप में अपनी मान्यता दी है। हजारों वर्षों के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब कुंभ के इस आयोजन में दुनिया इसका साक्षी बनने जा रही है। 15 दिसंबर को 70 से अधिक देशों के राजदूत और वहां के उच्चायुक्त स्वयं प्रयागराज की धरती पर आकर के कुंभ की तैयारियों को अपनी आंखों से अवलोकन करके गए हैं, और उन्होंने पूरे आयोजन को अपनी आंखों से देखा है कि स्वतःस्फूर्त भाव के साथ कैसे एक नई टाउनशिप बस जाती है, कैसे इस आयोजन में इतनी बड़ी संख्या में लोग एकत्र होकर के इस पूरे आयोजन के आध्यात्मिकता का आनंद तो उठाते ही हैं, लेकिन सामाजिक समता का इससे बड़ा दूसरा उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा। और कुंभ में दुनिया के आने वाले सभी राजदूतों ने स्वयं अनुभव किया। कुंभ का आयोजन पहली बार होगा जब 450 वर्षों के बाद कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अक्षय वट और सरस्वती कूप के दर्शन खुलने को भी मिलेंगे, जिसमें भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार ने वो व्यवस्था वहां पर कर दी। यानी 450 वर्ष पहले अकबर ने जब वहां पर अपना किला बनाया था, उसके बाद से अक्षय वट और सरस्वती कूप के दर्शन होने बंद हो गए थे। हम पहली बार आम श्रद्धालुओं के लिए इस आयोजन को वहां पर खोलने जा रहे हैं, और ये केवल कुंभ के दौरान ही नहीं, कुंभ के बाद भी हम इसको प्रत्येक दिन आम श्रद्धालुओं के लिए उनके दर्शन के लिए इसे खोलेंगे। प्रयागराज का कुंभ अपने आप में बड़ा आयोजन है, इतना बड़ा संगम मानवता का,
यह अद्भुत दृश्य होगा। हम संगम कहते हैं उस क्षेत्र को जहां पर एक से अधिक नदियां मिलती हैं। ऐसा कौन भारतीय होगा जो प्रातः स्नान करते समय देश की 7 पवित्र नदियों का स्मरण न करता हो? और उन 7 पवित्र नदियों में गंगा, यमुना और सरस्वती का पवित्र संगम है प्रयागराज की धरती। इन 3 पवित्र नदियों के संगम स्थल पर होने वाले मानवता के इस विराट संगम में देश और दुनिया जिसकी साक्षी बनने जा रही है, प्रदेश सरकार ने उसके लिए भारत सरकार के साथ मिलकर के उसकी तैयारियों को उसी रूप में प्रस्तुत भी किया है। कुंभ का आयोजन पहली बार कुंभ और प्रयागराज की पहचान से जुड़े हुए उन स्थलों के पुनरुद्धार को लेकर के भी जाना जाएगा। 1 वर्ष का समय हमें मिला था तैयारी के लिए। हमें आश्चर्य होता है लोग इस बात को लेकर के, दुनिया में बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के गौरवान्वित होते हैं। कोई कहता था हमारा 100 वर्षों का इतिहास है, कोई कहता 200 वर्षों का इतिहास है, कोई कहता 500 वर्षों का है, कोई कहता 1400 वर्षों का है, कोई कहता है हमारा 2000 वर्षों का इतिहास है। 2000 वर्षों के पीछे भी जा ही नहीं सकते। और प्रयागराज का इतिहास हजारों वर्षों का है, उंगलियों में आप गिन नहीं सकते। भारद्वाज ऋषि का आश्रम भारत के अंदर पहले ऐसे ऋषि जिन्होंने विमानन शास्त्र की भी एक नई पद्धति का श्रीगणेश किया था। दुनिया के अंदर विमान कैसे हो सकते हैं? उस वक्त विमान एक मिथक नहीं था, एक वास्तविकता थी। और मुझे लगता है भारत की ऋषि परंपरा वो भारद्वाज आश्रम भी प्रयागराज की धरती पर है। पहली बार हम वहां पर उसका पुनरुद्धार कराए हैं। भारद्वाज ऋषि की भव्य प्रतिमा हम लोग प्रयागराज की धरती में लगाने जा रहे हैं। सरस्वती कूप में भी माता सरस्वती की एक भव्य प्रतिमा हम लोग लगाने जा रहे हैं। और यही नहीं, कुंभ के इष्ट देव बेड़ी माधव माने जाते हैं। भगवान बेड़ी माधव के मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र का पुनरुद्धार के साथ साथ प्रयागराज के सभी आश्रमों में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और वहां पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अन्य जो भी बुनियादी आवश्यकताएं हैं, उसके लिए जो भी आवश्यक कार्य होने थे, इन सब कार्यों को युद्ध स्तर पर वहां पर जहां कराया जा रहा है, वही प्रयागराज में। और प्रयागराज को जोड़ने वाला पहला कुंभ होगा जिसमें आप थल से तो जाएंगे ही, अगर कोई नभ से और कोई जल से भी आना चाहेगा, ये सुविधा भी हम वहां उपलब्ध कराने जा रहे हैं। पहला कुंभ का आयोजन है जिसमें प्रयागराज को हम लोगों ने 73 एयर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई है। 16 दिसंबर को प्रयागराज का सिविल टर्मिनल का उद्घाटन भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हमने संपन्न करवाया है। और हमारा प्रयास है कि देश के हर बड़े महानगर के नगर से प्रयागराज की एयर कनेक्टिविटी हो जाए। ये एयर कनेक्टिविटी केवल कॉमर्शियल फ्लाइट की भी होगी, तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा कर सके, उस उड़ान योजना से हमें सुविधा देने जा रहे हैं। कई शहरों को हम जेब जोड़ चुके हैं और बाकी को कुंभ के पहले हम जोड़ेंगे। पहला कुंभ होगा जब प्रयागराज में आने वाले प्रत्येक मार्ग को, अकेले प्रयागराज के अंदर 10 हम लोगों ने फ्लाईओवर और आरओबीज बनाए हैं, 6 अंडरपास बना करके लोकार्पित कर दिए हैं। 264 ऐसे प्रयागराज के मार्ग थे जिनके सिंगल लेन से डबल लेन, डबल लेन से 4 लेन, 4 लेन से 6 लेन, 6 लेन को 8 लेन, और पूरी प्रयागराज के अंदर और प्रयागराज को जोड़ने वाले अन्य मार्गों को भी 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन के साथ जोड़ा जा रहा है। वाराणसी से प्रयागराज तक हम लोगों ने, अगर किसी को मोटर बोट से आना हो तो गंगा जी में उस यात्रा का आनंद लेकर के वे प्रयागराज की धरती पर आएंगे, यह भी सुविधा हम लोग देने जा रहे हैं। प्रयागराज की पहचान मेंटमाइन सिटी के
के नाम पर थीम पेंटिंग्स प्रयागराज के अंदर हर स्थान पर आपको देखने को मिलेगा। और यही नहीं, कुंभ स्वच्छता का प्रतीक है। गंदगी की तिनके की बात तो दूर, एक मक्खी भी नजर नहीं आएगी आपको प्रयागराज की धरती पर। 1,22,000 से अधिक हम लोगों ने जो टॉयलेट बनाए हैं, ये सभी टॉयलेट इको फ्रेंडली होंगे। कहीं गंदगी नहीं, कहीं बदबू नहीं, कहीं मक्खी नहीं, कोई मच्छर नहीं। ये पूरी व्यवस्था और कुंभ के क्षेत्रफल को भी 1700 हेक्टेयर से बढ़ाकर के 3200 हेक्टेयर हम लोगों ने किया है। दुनिया के 192 देशों के प्रतिनिधि कुंभ में आएंगे और देश के 6 लाख गांवों का प्रतिनिधित्व भी कुंभ में होगा। भारत में जन्मी भी हर उपासना विधि का, हर धर्माचार्य और हर पंथ और संप्रदाय का प्रतिनिधित्व भी कुंभ में होगा। भारत का हर संस्कृति कर्मी, हर रंग कर्मी भारत में होगा। और वह इसलिए भी होगा क्योंकि हमारे आयोजन भारत की एकात्मता और भारत की अखंडता की प्रतीक जो हैं, और यही तो संदेश हमें देना है। इसी संदेश को देने के लिए तो मुझे याद आता है केरल के पूर्व साम्यवादी मुख्यमंत्री की एक बात। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही। वे साम्यवादी आंदोलन से जुड़े थे। आप सब जानते हैं देश के साम्यवादियों ने देश की आजादी के पहले इस देश के अंदर अलग अलग राष्ट्रीयताओं के नारे दिए थे। उन्होंने इस बात को कहा था कि भारत एक राष्ट्रीयता का देश नहीं, भारत बहुसंस्कृति का देश है। और जब 1947 में देश आजादी की ओर जा रहा था, 1947 से पहले जब यह लगने लग गया था कि अब इस देश को अंग्रेज बहुत दिनों तक गुलाम नहीं बना सकते, उस समय उन्होंने एक नारा दिया था कि भारत में एक राष्ट्रीयता नहीं, इसलिए भारत का विभाजन केवल 2 नहीं बल्कि राष्ट्रीयताओं के आधार पर होना चाहिए। इस देश के अंदर तमाम साम्यवादी इस प्रकार के नारे देते थे। लेकिन आजादी के बाद उन्हें केरल के अंदर मुख्यमंत्री बनने का अवसर भी प्राप्त हुआ। और उसके बाद 1986 में उन्होंने अपनी एक मलयालम पत्रिका में अपना एक आलेख लिखा और उसमें उन्होंने इस आलेख को उद्धृत किया। उन्होंने कहा कि जिस देश को हम बहुराष्ट्रीय और बहुसंस्कृति का देश मानते थे, वास्तव में वो हमारी बात मिथक थी, एक मिथ्या धारणा पर आधारित थी, वो वास्तविकता पर आधारित नहीं थी। भारत एक राष्ट्र है, भारत की एक संस्कृति है, भारत की एक सोच है। यहां पर भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं, जाति अलग अलग हो सकती है, क्षेत्र अलग अलग हो सकते हैं, खान पान, रंग रूप, बोली भाषा अलग अलग हो सकती है। लेकिन अगर भारत अलग अलग राष्ट्रीयताओं का देश होता तो केरल से ही निकला हुआ एक सन्यासी देश के 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना करने में कभी सफल नहीं होता। भारत राजनीतिक रूप से भले ही अलग अलग रहा हो, लेकिन वास्तव में भारत की एक संस्कृति है और जो हिंदू संस्कृति के रूप में जानी जाती है। और इस हिंदू संस्कृति पर हम सबको गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। जिन्हें हम धर्मस्थल कहते हैं, वास्तव में ये केवल उपासना के स्थल नहीं है, ये भारत की एकात्मता के स्थल है, भारत की अखंडता के स्थल है। आदि शंकराचार्य के द्वारा देश के 4 कोनों में स्थापित 4 पीठें आज भी इस बात को लेकर के बार बार हम सबका ध्यान आकर्षित करती हैं। और मुझे लगता है कुंभ का यह आयोजन हम सबको भारत की सी एकात्मता की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करती है कि 6 लाख गांवों का प्रतिनिधित्व कुंभ में जब एक साथ होता हुआ दिखाई देगा, एक अद्भुत क्षण होगा पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए। 12 से 15 करोड़ लोगों का संगम जब प्रयागराज की धरती पर कुंभ के इस अवसर पर होगा तो वहां भी हम सबके लिए एक प्रेरणादायी अवसर होगा। और इसलिए आज जब हमारा युवा यहां पर बैठा है, मैं आप सभी युवाओं से कहना चाहूंगा, आप में अपार ऊर्जा है और आप में अपार प्रतिभा भी है।
अपने इस प्रकार ऊर्जा और प्रतिभा का उपयोग राष्ट्र निर्माण की प्रवर्तमान अभियान के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। यह ऊर्जा इस राष्ट्र को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ शक्ति के रूप में स्थापित भी कर सकती है, बशर्ते ये ऊर्जा सकारात्मक दिशा में जाए। लेकिन यह ऊर्जा अगर नकारात्मक दिशा में जाए तो पतन के गहरे गर्त में भी धकेलने में बहुत देर नहीं लगती है। और इसलिए धैर्य के साथ हम लोग वर्तमान में चल रहे इस अभियान को बहुत नजदीक से समझने का प्रयास करें। कौन वो लोग हैं जो अपनी मातृभूमि के प्रति, अपनी राष्ट्रमाता के प्रति षड्यंत्र करने में संलिप्त हैं। अगर हम आज भी इसको समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं तो हमारी इस युवा ऊर्जा के लिए, हमारी इस प्रतिभा के लिए इससे बड़ा दुखदायी अवसर दूसरा नहीं होगा। हमारे पास एक अवसर है, हम इसे समझें, उन षड्यंत्रों को समझें जो इस देश में नकारात्मक ताकतों को प्रतिनिधित्व करते हुए इस देश को एक बार विखंडन की ओर धकेलने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। और हमारी पूरी युवा ऊर्जा को उसके प्रति सतर्क होना होगा। एक षड्यंत्र हर स्तर पर रचे जाएंगे, एक षड्यंत्र हर स्टेज पर उसी रूप में रचने की तैयारी होगी, लेकिन उसके प्रति सावधानी हम सबके स्तर पर आवश्यक है। और मुझे विश्वास है ये युवा ऊर्जा जो देश के विभिन्न प्रांतों से आज यहां पर एकत्र है, ये कुंभ के उस संदेश को लेकर के जाए जो समता का प्रतीक हो, जो समरसता का प्रतीक हो, भारत की एकात्मता का प्रतीक हो और भारत की वास्तविक ऊर्जा का प्रतीक भी बने, जो भारत को उस परम वैभव तक पहुंचाने के सपने को साकार करने के लिए है, जिसको लेकर के हमारा वैचारिक परिवार लगातार प्रयास कर रहा है। और उस प्रयास का हिस्सा हम सब बन सकेंगे इस विश्वास के साथ। नारों में उलझने की आवश्यकता नहीं। मैं यहां खड़ा हुआ, कुछ लोगों ने कहा कि राम जन्मभूमि के बारे में कुछ लोग बोल रहे थे कि जो राम का मंदिर बनाएगा वो, मैं ये समझ पाया कि मित्रों यह कार्य जो भी करेगा और जब भी करेंगे ये कार्य हम ही करेंगे, कोई दूसरा नहीं करेगा। और इसलिए इस बात को बड़ी मजबूती के साथ याद करना कि जो लोग राम और कृष्ण को विभक्त मानते रहे हैं, उन लोगों के द्वारा जनेऊ दिखा करके और गोत्र बता करके जो भरमाने का प्रयास किया जा रहा है, देश को उसके बारे में अवगत कराइए। और जब भी राष्ट्र निर्माण और मानव हितों की पुनर्स्थापना की बात आएगी, वह कार्य करेगा, ये विचार परिवार करेगा। हम जैसे आप जैसे लोग ही कर पाएंगे। आप सबके इस कार्यक्रम के प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। मुख्यमंत्री योगी को आप अभी सीधा सुन रहे थे लखनऊ से, अपनी बात उन्होंने समाप्त की।